हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज दर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर्स बीते हैं उसमें हमने म्युनिसिपैलिटीज देखा था। उससे पहले के लेक्चर में पंचायत देखा था। ठीक है। वो दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप आप उनको पढ़ लिए होंगे। लक्ष्मीकांत से भी और लेक्चर्स भी आपने देख लिया होगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है। ये तीनों सॉल्व करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप ये जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। या तो फिर व्हाट्सएप पे डीएम करके पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो। और या तो फिर हमारे चैनल पे आ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे वैसे आपको जितने भी इस पे लेक्चर्स चल रही हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यही मिल जाया करेगी आपको। ठीक है। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है क्या। या उससे पहले भी हम देख लेते हैं एक बार कि पिछले साल का क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज इन इंडिया। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सबसे रिसेंट 2023 का सवाल है। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। ठीक है। इनमें से हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जिनको पता है वो आप आंसर कमेंट में लिख दो। और जिनको नहीं पता वो वेट करो, लेक्चर के एंड तक आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो मूव करते हैं लेक्चर के। सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है क्या। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो भारत में है, एक ऐसी संस्था होती है जो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई होती है और जिसमें उसके पावर्स, फंक्शन और स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन किए गए होते हैं। ये बॉडीज जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इंश्योर करती है और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करती है और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखती है। ठीक है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, यूपीएससी जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी जिसके एग्जाम्स भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो देते हैं। ठीक है। फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, इनके लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है। ये अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। जैसे जो ये आपका लीगल एडवाइस देना है ये अटॉर्नी जनरल निभाता है। फिर फाइनेंशियल ऑडिट्स करना है ये कैग देखता है। फिर इलेक्शंस मैनेज करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे 2024 में, तो आपने ध्यान दिया होगा सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज कर रहा था। अभी दिल्ली के इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काफी नाम आया था। तो आप और इंडिया में आप रह रहे हो और इतने साल से आप लोग देख ही रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख इंश्योर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है इलेक्शन कमीशन की, क्या क्या काम वो इंश्योर करता है। ठीक है। और कुछ मैं बताऊंगा भी यहाँ पे जो जरूरी है। ठीक। और इलेक्शन कमीशन थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। रॉन्ग रीजंस की वजह से भी, राइट रीजंस की वजह से भी उनके चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका भी इलेक्शन हुआ था अभी। तो उसलिए भी, तो इसलिए चांसेस हैं कि इस बार क्वेश्चन आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो उस चीज को तो आप लोग पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। और उसके अलावा फिर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इन ये जो आजाद इनकी आज़ादी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी की गई होती है। इस वजह से ये एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचे रहते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, जो उनके महत्व और स्टेबिलिटी को ज्यादा मजबूत बनाता है। ठीक है। डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में इनका महत्व भी काफी होता है। ये बॉडी जो है फेडरल बैलेंस को बनाए रखती है। फेडरल बैलेंस मतलब स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है उसको, इस रिलेशन को बनाए रखती हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती हैं, फेयर गवर्नेंस इंश्योर करती हैं, जो कि भारत के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब मूव करते हैं पहला जो है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि है यूपीएससी। ठीक है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा देर तक रिटेन रहे वो चीजें। ठीक है।
तो यूपीएससी देखो अभी करंट जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं श्रीमती प्रीति सूदन, ठीक है, ये चेयरमैन है। और इनके बोर्ड की और इनके अलावा कुछ मेंबर्स भी हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो चेयरमैन आप नाम याद रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो कोई मतलब वो वैसा जरूरी भी नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोग रखना चाहो तो याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ जा पाए इनके सामने इंटरव्यू देने के लिए भी, ठीक है। तो देखो यूपीएससी क्या है, क्या यूपीएससी भारत में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर 1926 को स्टैब्लिश हुई थी और 26 जनवरी 1950 को इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक, ये याद रखना, 1 अक्टूबर 1926 को स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बनी जो यूनियन और स्टेट सर्विसेज के लिए काम करती है। और आर्टिकल 316 से 323 तक में इसका स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है। यूपीएससी में एक चेयरमैन और 10 अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका टेन्योर 6 साल का होता है, यह 65 साल की एज तक का होता है, ठीक है। कम से कम आधे मेंबर्स गवर्नमेंट एक्सपीरियंस वाले होते हैं इसमें। और इनका मेन काम तो जैसे आप सबको ही पता होगा, सिविल सर्विस एग्जाम लेना और भारत की गवर्नेंस में क्वालिफाइड कैंडिडेट सेलेक्ट करना, ठीक है, सबसे मेजर काम होता है। यूपीएससी सिर्फ आईएएस आईपीएस इन सब के एग्जाम्स को ही नहीं लेता है, इसके अलावा भी और कई सारे एग्जाम्स लेता है। जैसे सीडीएस का लेता है, फिर एनडीए का लेता है, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे यूपीएससी के और ग्रुप बी के भी एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है एज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के बीच में है। composition a chairman and such other number of such number of other members as determined by president of india, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं इसको, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो यूपीएससी के चेयरमैन की होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। टेन्योर 6 ईयर्स जैसा मैंने बताया, या फिर 65 साल की एज तक, जो भी पहले हो जाए। मान लो अगर किसी का इसमें, जैसे मान लो श्रीमती प्रीति सुदन ही है, वो अगर आ रही हैं 60 साल की सरकारी सर्विस रिटायर करके अगर आ रही हैं ज्वाइन करने के लिए इसमें, तो वो सिर्फ 5 ही साल कर पाएंगे, फिर 6 साल का टेन्योर उनके लिए नहीं लगेगा, क्योंकि 60 साल से 65 साल तक ही लास्ट है। अगर मान लो 59 साल में ही वो आ जा रही हैं, तो उस केस में 6 साल कर पाएंगी, ठीक है। तो समझ गए आप कैसे 6 साल या उससे, या फिर 65 साल मैक्सिमम, जो भी अर्लियर है उसी को लिया जाता है, ठीक है। रिमूवल इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, रिमूवल भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इनका जो रिमूवल होता है वो इट इज इन द सेम मैनर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनका रिमूवल का कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स, उनके जो रिमूवल के ग्राउंड्स मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेवियर है, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है, इन केस ऑफ मिसबिहेवियर प्रेसिडेंट को जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है इंक्वायरी के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करती है रिमूवल का कॉज, और तो फिर प्रेसिडेंट चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी मेंबर को भी यूपीएससी को रिमूव कर सकते हैं। तो मेंबर को भी अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। और ये रिजाइन भी करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करते हैं। और टेन्योर के बाद जो है ये किसी फर्दर एंड अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि जो मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल रहते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या किसी और स्टेट सर्विस कमीशन के लिए, लेकिन और कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और चेयरमैन या फिर मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर अ सेकंड टर्म, मतलब दूसरे सेकंड, अगर मान लो कोई चेयरमैन है, ठीक है, वो एक बार चेयरमैन बन गया यूपीएससी का, फिर दोबारा वो यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। मान लो किसी ने 55 साल में यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर उसको रख लिया गया, मतलब उसका अपॉइंटमेंट हो गया 55 साल में यूपीएससी, तो 6 साल जैसे ही उसका 61 साल में, ठीक है। तो फिर मान लो उसके बाद की 4 साल जो अगर उसकी बची रही तो दोबारा वो चेयरमैन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये उसके पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट्स, ये सब उसकी कंडीशंस होती हैं। और बाकी और बहुत सारी और सारी कंडीशंस आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट जो मेन मुझे लगा वो मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। फिर यूपीएससी के बाद आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। अभी एक स्टेट आपको पता ही है, काफी ज्यादा पेपर उनका लीक वगैरह इन सब के मामले में, और क्या कहते हैं, काफी ज्यादा उस रॉन्ग रीजंस की वजह से न्यूज में रहा है। और आए दिन रहने लग गया है आज के डेट में। तो इसलिए ये शायद यूपीएससी कम ही पूछे, क्योंकि नेगेटिव न्यूज कम पूछता है। लेकिन आप लोग जान लो, प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस में पूछने के चांसेस हैं इसके।
तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वही सेम आर्टिकल 315 से 323 तक के बीच में है। ठीक है, कॉम्पोजिशन इसका भी वही सेम, चेयरमैन और अदर मेंबर्स डिटरमाइंड बाय गवर्नर, ये याद रखना है। स्टेट के लिए है तो गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं। टेन्योर इनका 6 साल का या 62 साल का, एज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और रिमूवल इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूवल करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के चेयरमैन का भी और मेंबर्स का भी, और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का भी रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से ही होता है। हालांकि अपॉइंटमेंट यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन जो है, ये रेजिग्नेशन गवर्नर को राइटिंग में दे सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं उनको गवर्नर को। ठीक है, और चेयरमैन कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, मतलब जब एक बार इनका 6 साल का टेन्योर हो जाता है या 62 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो एज अ चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी दे कैन बी अपॉइंटेड, या किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, लेकिन और इसके अलावा और कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक, और अदर मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, या फिर कोई और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी और इसके अलावा कोई अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, बस वो सिर्फ या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ही एम्प्लॉय रहेंगे 62 साल के बाद, या तो फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन उसके अलावा और किसी चीज में वो नहीं जा सकते। अगर वो चाहे तो अगर ये हो कि नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाल देते हैं, तो नहीं, वो नहीं हो, संभव नहीं है। इनको और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लो कई सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सरकार के टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए उनको एक्स्ट्रा जैसे पीएमओ में रख लिया जाता है अलग अलग जगह पे, तो वो सब एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, और इनके जो पावर्स, इनका जो जुरिसडिक्शन है, पावर है, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। जैसे पीसीएस होता है, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट में। ठीक है, फिर कोई डीएसपी हुआ, इन सब लेवल के एग्जाम्स, ग्रुप बी के लेवल के एग्जाम्स, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराता है। ठीक, तो ये हो गया एसपीएससी। इसके बाद आते हैं फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन पे। तो फाइनेंस कमीशन जो है, ये आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, याद रखना, क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, कंप्लीट जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्वासी है। ठीक, प्रेसिडेंट हर 5 साल में जरूरत पड़ने पर या पहले भी इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना। ठीक है, अभी सबसे रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन हुआ है, 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब उसके बाद अभी जो नया फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है, 16th फाइनेंस कमीशन, किस ईयर से किस ईयर तक के लिए है, ये आप लोग कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, और उसके चेयरमैन जैसे हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, डॉक्टर अरविंद। ठीक है, तो इनका नाम ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। यूपीएससी के लिए नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इनके टर्म्स हैं 16 फाइनेंस कमीशन के, वो ध्यान रखना। ठीक है, और इसके इसके फाइनेंस कमीशन के साथ साथ एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है। ठीक है, जो लोकल बॉडीज के लिए और स्टेट और लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बांटने में उसका योगदान होता है, उसका रिकमेंडेशन उसमें होता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन होती है, ये आर्टिकल 280 में मेंशन्ड है। ठीक, और इसका कंपोजिशन चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स, अपॉइंटमेंट भी इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। टर्म जो है इनका प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देते हैं, 5 साल के लिए है, 6 साल के लिए है, जितने भी साल के लिए। ठीक है, फिर पोस्ट टेन्योर ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। फिर फंक्शन इनका क्या क्या है, मेक रिकमेंडेशन ऑन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि सेंटर स्टेट्स के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और ग्रांट्स एंड एड का। फिर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स में क्या रहेगा। ठीक है, और भी कोई अदर मैटर जो प्रेसिडेंट ने रेफर किया है इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब टैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, वो जो प्रेसिडेंट ने इनको रेफर कर दिया हो, मतलब जो उनके जो टर्म्स में लिखा हुआ हो। ठीक है, और या फिर प्रेसिडेंट ने अलग से फिर बाद में बता दिया हो, तो वो सब चीजें, सारी चीजें फाइनेंस कमीशन के द्वारा डील की जाती हैं। तो ये हो गया एक अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके बाद आते हैं हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ये करंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, श्री के संजय मूर्ति। और एक और चीज, जितने भी अभी करंटली चल रहे हैं हेड, उनके फोटोज मैंने साइड में लगा दिए हैं, स्टेट पीसेस वगैरह के लिए आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखो।
और मान लो कोई आप किसी और एग्जाम जैसे सीडीएस वगैरह के लिए कर रहे हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखना आपने। ठीक है। कैग पे आते हैं। कैग का काम क्या होता है? कैग का एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 148 के अंडर किया गया है। इसका मेन काम होता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का ऑडिट करना और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना। ठीक है। आर्टिकल 149 में कैग की ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं और कैग के रिपोर्ट्स जो है प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं आर्टिकल 151 के तहत। ठीक, जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट लेज डाउन, ठीक है, तो या फिर वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो ले डाउन करेगा। ठीक, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना, ये कैग का मेन रोल होता है। ठीक, तो इस और इनका जो रिमूवल होता है वो सेम प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का जैसे रिमूवल होगा वैसा ही। और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है ये मैंने सुप्रीम कोर्ट जब लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया हुआ है। ठीक है। इनका टेन्योर भी 6 साल के लिए होता है या मैक्सिमम 65 साल के लिए, एज 65 साल के एज तक का जो भी अर्लियर हो। सेम यूपीएससी वाला हिसाब किताब। ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट बता दिया मैंने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फंक्शन और फंक्शन भी बता ही दिया है मैंने। तो ये कैग के लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है। अच्छा, आप जब नोट्स बनाओगे ना तो इस नोट्स ऐसे ही बनाने, या तो चाहो तो इसी को जब आप स्क्रीन को रोक कर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इन सब चीजों का, तो आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे बनाए रखोगे तो याद रहने की ज्यादा चांसेस है। फिर कैग के बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया की तरफ से वही केसेस सुप्रीम कोर्ट में या फिर स्टेट हाई कोर्ट्स में लड़ते हैं। ठीक है। और ये भारत के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार आर्टिकल 76 के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं। और ये सरकार की तरफ से सारे लीगल, सरकार के जितना भी लीगल मैटर्स है ना, यही हैंडल करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में ये काफी सहायता करते हैं। ठीक। और एक और चीज, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इनका टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं फिक्स नहीं हुआ है। जब तक नॉर्मली क्या होता है कि जब तक सरकार चलती है तब तक इनका टर्म चलता रहता है, और जिस दिन सरकार खत्म फिर नए जो सरकार बन के आती है वो अपना अटॉर्नी जनरल रखती है। ठीक है। तो इसीलिए कोई इनका फिक्स टर्म नहीं होता, प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ये सर्व करते हैं। प्रेसिडेंट की प्लेजर मतलब कैबिनेट काम कर रही होती है मेनली इनके पीछे। प्रेसिडेंट का अपना पर्सनल तो कोई प्लेजर नहीं होता कि हाँ मन किया तो इनको रखेंगे, मन किया तो हटा देंगे। वो कैबिनेट का ही एडवाइस होता है। लेकिन आप टेक्निकली यही समझोगे, मतलब अगर क्वेश्चन में आएगा तो प्रेसिडेंट का ही लिखोगे, कैबिनेट नहीं लिखोगे। ठीक है। कैबिनेट आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। सरकार को लीगल एडवाइस देना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करना, आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस को हैंडल करना, इनका ही काम होता है। ठीक है। पार्लियामेंट में ये बोल भी सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। जब मैंने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये हर मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं, सुन सकते हैं, मीटिंग बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपनी अपना वॉइस शेयर कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती है। ठीक। गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते और कॉर्पोरेट रूल्स नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस इनके लिए अलाउड है। ठीक। सॉलिट्स और इनके जो हेल्प में आते हैं वो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। हर स्टेट में क्योंकि इतना ज्यादा केसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अकेले एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से तो संभव होगा नहीं, तो इनको हेल्प के लिए तो चाहिए ही। तो इसीलिए एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल के हेल्प के लिए आते हैं, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एजीआई, एएसजी वगैरह इनके हेल्प के लिए रहते हैं। ठीक है। और ये तो आपके हो गए अटॉर्नी जनरल, ये होते हैं सेंट्रल के लिए। वैसे स्टेट में आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है। एजीएस। एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट लेवल के चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं जो आर्टिकल 165 के अंतर्गत स्टैब्लिश्ड रहते हैं। ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बराबर में स्टेट के हाईएस्ट लीगल एडवाइजर होते हैं। गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनके प्लेजर पर ही सर्व करते हैं। इनका भी कोई फिक्स टर्म नहीं होता, और इनका जो रिमूवल होता है वो हाई सॉरी इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी कोई एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकता है। हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है ये मैंने जब हाई कोर्ट पढ़ाया तो उसमें बताया हुआ है। ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करते हैं, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती हैं वो भी यही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और स्टेट के किसी भी कोर्ट में ये अपीयर हो सकते हैं। हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, तो वहां पे ये अपीयर होकर के स्टेट गवर्नमेंट की के साइड रखते हैं ये नॉर्मली। ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह। ठीक है। इनके लिए आर्टिकल 165, 177 और 194
में जैसी लेजिस्लेचर के बाकी मेंबर्स को एमएलए को प्रिविलेजेस मिलती हैं, वैसे ही इनके लिए भी प्रिविलेजेस हैं। वैसे ही जैसे अटॉर्नी जनरल के केस में जैसे एमपीज को प्रिविलेजेस मिलती हैं, वैसे ही अटॉर्नी जनरल के लिए भी प्रिविलेजेस हैं। ठीक है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ोगे तो कंफ्यूजन भी कम होगी और चीजें ज्यादा रिटेन कर पाओगे। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। ठीक। जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 279 ए में मेंशन्ड है, और ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के अंतर्गत में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक। इसका कंपोजिशन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस, फिर फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, और चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी इसके परमानेंट नॉन वोटिंग इनवाइटी है। ठीक है। उसके बाद में फिर इसका सेक्रेटेरिएट जो है न्यू दिल्ली में है, और इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी हुए हैं। मतलब ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। ठीक है। इसका फंक्शंस जो होता है, ये रिकमेंडेशन करना जीएसटी लॉज के लिए, टैक्स रेट्स के लिए, एग्जाम्पशंस और अपॉइंटमेंट ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेस, अपॉर्शनमेंट ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेस, ये सब ट्रेड टैक्सेस कैसे रहेंगे, जैसे जैसे इंटर स्टेट आईजीएसटी वगैरह होता है ना, तो वो सब चीज का कैसे अपॉर्शनमेंट होगा, मतलब बटे बंटवारा कैसे होगा, तो वो सब चीजें ये जीएसटी काउंसिल ही करता है। तो ये जैसा कि आपने आप बता दिया है। ठीक है। इसका एक और चीज, जीएसटी रेट, एग्जाम्पशन, स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, टर्नओवर, थ्रेशोल्ड और जीएसटी लॉज, ये सब यही रिकमेंड करती है, ये भी इसके फंक्शन में ही आता है। अच्छा, इसका डिसीजन जो है एक वेटेड वोटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें 1/3 जो वोट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और 2/3 वोट्स जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं। अच्छा, और इससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि 2/3 यानी मेजोरिटी तो स्टेट के लिए हो गई ना। तो इससे ये इंश्योर होता है कि जीएसटी की पॉलिसीज पूरे देश में यूनिफॉर्म हो, किसी एक स्टेट के लिए ना उसका झुकाव हो, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे उसका झुकाव हो। ठीक है, यूनिफॉर्म रहे। तो अगर स्टेट्स में मेजोरिटी होगी 2/3, तो फिर जितने, अगर मान लो कोई डिसीजन आता है तो स्टेट्स के फेवर में ही जाएगा मामूली। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। इसके बाद आता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट होता है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 338 में दिया हुआ है। ठीक है। और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338 ए, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस वो आर्टिकल 338 बी। ठीक है, ये दोनों बाद में हुए हैं। पहले इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब एनसीएससी ही था, और उस समय एनसीएससी में एनसीएसटी भी हुआ करता था और एनसीबीसी के लिए भी था। ठीक है, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट आर्टिकल के प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक, इसका कॉम्पोजिशन भी ऐसे सेम, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर्स हैं। इसमें भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स। एनसीबीसी में भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट जो है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंटमेंट करते हैं, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंटमेंट करते हैं। टेन्योर इनका भी 3 साल का, इनका भी 3 साल का, इनका भी 3 साल का। और पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 2 बार ही अपॉइंट हो सकते हैं, इनका भी सेम, इनका भी सेम। सेम इसलिए क्योंकि ये इनिशियली एक ही था, इसी से फिर बाद में बोला गया कि नहीं, एक अकेले एनसीएससीज का अलग रखो, एसटीज का अलग रखो, एनसीबीसीज का अलग रखो, क्योंकि एक अकेले से सब मैनेज करना, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए अलग अलग कमीशन बनाए गए तीनों के। ठीक है। इनका फंक्शंस है, अब इनके फंक्शन अब लिमिट हो गए, ये सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स और इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। अब ये सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए देखेंगे, और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ईबीसीज के लिए या बीसीज के लिए, मतलब अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज वगैरह, इन सबको। ठीक है। तो ये एनसीबीसीज वगैरह देखेंगे। किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, क्या हुआ था, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पता फाइंड आउट करो, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें दिख जाएगा। कुछ कुछ चीजें मैं जानबूझ के लक्ष्मीकांत के लिए छोड़ रहा हूँ, किसी बहाने आप लक्ष्मीकांत उठाओगे तो सारी चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, जो स्पून फीडिंग होने लग जाएगी। ठीक है। तो अब बचा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो भारत में इलेक्शंस का प्रबंधन करती है। ठीक है, ये आर्टिकल 324 के अंडर स्टैब्लिश की गई, 324 के अंदर स्टैब्लिश की गई है, और इसका मेन काम, इसका एक ही काम है, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना।
ठीक है, चाहे नेशनल हो, चाहे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और पंचायती वगैरह इलेक्शंस के वो सब स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देखती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और अभी करंटली दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, इनिशियली सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, वही इलेक्शन कमिश्नर भी जो भी था सब एक ही बंदा था। फिर बाद में जब काम वर्कलोड बढ़ा तो फिर धीरे धीरे और अपॉइंटमेंट्स होते गए, तो अब आज की डेट में दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अभी ये करंट जो है, सबसे अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फिर दूसरे अभी इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, ये तीन इलेक्शन कमिश्नर्स हैं करंटली। तो ये ध्यान रखो, आप स्टेट फीसेस वगैरह के लिए पूछा जाता है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है। ठीक। तो अच्छा, और इनको रिमूव करने का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस जैसा है, वैसा ही इनका भी रिमूवल करने का प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में पढ़ाया है, वो आप उसमें से जाके देखो। ठीक है, अभी देखो इनका कॉम्पोजिशन मैंने बता दिया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये आर्टिकल आपको याद रखने की जरूरत है, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये पूछेगा। अपॉइंटमेंट जो है, कैसे होता है इनका मैनर अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉर्मली होम मिनिस्टर होता है ये। ठीक है, और उसका फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, ये 3 मेंबर्स अभी बीच में, ये मैनर भी काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते थे, क्योंकि इसमें तो अभी चेंज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में कहा कि नहीं, जब गवर्नमेंट अगर कोई मैनर फॉर्म कर देती है चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट के लिए, कमेटी बना लेती है, तरीका बना लेती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ऑटोमेटिकली वहां से बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये बनाया कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और एक सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए हुए कोई यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग मिलकर के अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें अनड्यू एडवांटेज है गवर्नमेंट का, लेकिन अभी फिलहाल तो यही चल रहा है। ठीक है, इनका टेन्योर जो होता है 6 साल का, और या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल जो होता है इनका भी, रिमूवल का मैनर वही सेम जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग ही रिमूव होते हैं। ठीक है, इनका रिजिग्नेशन, अगर इनको रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे, तब जाके रिजिग्नेशन का एक्सेप्ट होगा। मतलब इनको रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नर फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। फिर पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस जो है, इनकी ड्यूटीज जो है, पावर सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, फिर ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब चीजें इनका काम है। ठीक है, इलेक्शन पार्लियामेंट में कराना, पार्लियामेंट यानी एमपीज का जो इलेक्शन होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी एमएलएस का जो इलेक्शन होता है, स्टेट्स में जो इलेक्शन, अभी रिसेंटली दिल्ली के इलेक्शन हुए तो वो इन्होंने इन्हीं के अंडर में हुआ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराया। और फिर जैसे अभी क्या कहते आपका 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कराए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर, मतलब पार्लियामेंट हाउस के अंदर होता है, वो इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ठीक है, तो ये काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मोटा मोटी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने देखा था उस पे आते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला था, ये देखो ये क्वेश्चन लेक्चर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर्ड बॉडी, नहीं 3 ही मेंबर्ड है, अभी आपको दिखाया था ना। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो क्या क्या काट सकते हैं हम, बस इसे ही काट सकते हैं। अभी भी 3 बचे हुए हैं हमारे पास। The Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by-elections. अच्छा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर डिसाइड करने लग गए, फिर तो सरकार जो करंटली सरकार में है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से डिसाइड करेगी। फिर तो अपोजिशन पार्टी के लिए फिर ये डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो फिर अनफेयर इलेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए वो असिस्ट जरूर करते हैं इस सब चीजों में कि देखने में, लेकिन वो डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिसाइड्स इज द वर्ड विच यू शुड
कट डाउन, मतलब डिसाइड्स है तो ये आपको पिन डाउन कर लेना चाहिए कि अच्छा डिसाइड्स तो नहीं करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी कट गया। दूसरा स्टेटमेंट कट गया तो कौन कौन सा कटा, ये कटा, बचा क्या, थ्री ओनली, तो आंसर क्या है, थ्री ओनली। ठीक है, अगला कैग पे आते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग? कैग एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल। अच्छा, एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। नहीं भाई, एक्सचेकर पे कंट्रोल कैसे कैग का हो सकता है, वो तो पार्लियामेंट का है ना। व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नहीं, कैग कहाँ से, कैग तो सिर्फ हेल्प करता है ऑडिट करने में, तो वो कंट्रोल कब से करने लगा, तो ये पहला स्टेटमेंट कट डाउन गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये ऑप्शन कट गया अपना, ये ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, टू ओनली एंड थ्री ओनली। टू एंड थ्री ओनली, तो टू ओनली बचा है तो टू तो सही है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्री पे आते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances। हाँ, तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं। इट कैन बी यूज्ड बाय पब्लिक एजेंसीज, क्योंकि क्रेडिबल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी लिख देते हैं क्या। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये तो सही हो गया। और ये चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक काट दिया, तो टाइम ऐसे बच गया आपका, दो स्टेटमेंट आपका निकल गया। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऐसा पढ़ा है क्या हमने अभी? नहीं पढ़ा ना, तो ये कैसे करेक्ट हो जाएगा? इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज के बीच में तो नहीं करता, वो तो सेंटर और स्टेट के बीच में करता है। पीएसयूज कौन कौन सी होती हैं, आईओसीएल हुई, गेल हुई, ओएनजीसी हुई, ये सब पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, भेल हुआ, सेल हुआ, तो इन सब के बीच में तो प्रॉपर फाइनेंस तो खुद कंपनीज हैं अपना फाइनेंस को देखती हैं। फिर इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये सही है, सही लग रहा है अपने को अभी तक। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड गिवन above एंड गिवन above इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। नहीं नहीं, बस ये सही लग रहा है, तो ये बस ये तो सही है ही, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशंस मेड बाय फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी हर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बिफोर कौन फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट ले डाउन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नहीं कोई ले डाउन करते हैं ना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये करते हैं, लेकिन ये इनके नुमाइंदे बन के करते हैं, इनके नुमाइंदे बन के। ठीक है, मेन काम इन्हीं का है ले डाउन करने का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द आंसर। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये क्यों ले डाउन करेंगे, इनका ये काम ही नहीं है। इसके बाद फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होगा तो इसको मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, लेकिन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं होता। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे बन करके ही नॉमिन ये करती हैं। ठीक है, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो ले डाउन करना होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसके नुमाइंदे बनकर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ले डाउन करती है। तो ये ध्यान रखना, चीजें ले डाउन करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है ये। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बता दिया था कि आप या तो व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और हमारे वीडियोस के बारे में आपको और भी सीरीज चलती है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर लेक्चर खत्म करते हैं यार। इसके अलावा और तो कुछ नहीं बचा, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बची हुई हैं, पर वो उससे ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो आप लोग लक्ष्मीकांत से खुद पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, ऑलमोस्ट पॉलिटी खत्म ही है आपका। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।